औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, होप यू विल फाइन। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एज यूजुअल मेरे ये जुमले कह लो, डायलॉग कह लो कि मैं कहता हूँ हर टॉपिक को, ये आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्योंकि सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट ही होते हैं, तो इसलिए मेरी जुबान पर ये बैठा हो कि आज हमने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक बहुत अहम है ये वो। क्योंकि बुक्स जो उन्होंने बना दी हमने पढ़ना तो है ही है, चाहे वो अहम हो ना हो, ठीक है। क्योंकि जो पेपर वाला होता है, पेपर का कोई पता नहीं होता, वो कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। वैसे जो चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं इसमें आज तक कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और चैप्टर 4 में हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन वो लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकता है। इसमें कोई हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि वो चैप्टर 4 में लॉन्ग क्वेश्चन ना दे, ठीक है। ओके। The process of producing a simpler and more reliable database structure is called normalization। यानी डाटाबेस का एक नहायत ही सादा तरीन कह लें और रिलायबल काबिल एतमाद कह लें, जिसमें डाटा इंटर करना, रिसीव करना, डिलीट करना आसान हो। स्ट्रक्चर यानी डाटाबेस टेबल बनाने का जो अमल होता है। स्ट्रक्चर टेबल हो सकता है, कोई आपका फॉर्म हो सकता है, कोई आपका चार्ट हो सकता है, ठीक है। यानी डाटाबेस का ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जिसमें आप डाटा जो है रिलायबली या कंसिस्टेंटली स्टोर किया जा सके, इस अमल को हम क्या कहते हैं? नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। सिंपल वर्ड में नॉर्मलाइजेशन बेसिकली होती है कि हम नॉर्मलाइजेशन में जो हमने पहले अनॉमलीज वगैरह पढ़ी हैं, डिलीशन या अपडेशन, ठीक है, इंसर्शन अनॉमलीज, उन सब को हमने रिमूव करना। तो इसी तरह हमने कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ने होते हैं इस तरह हमने कुछ प्रॉब्लम्स पढ़ी होती हैं, मतलब जैसे कि होमोनिम है, सैनोनिम है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को भी हमने रिमूव करना होता है। ओके, उसके बाद हम इसके आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। इट इज यूज टू क्रिएट सूटेबल सेट ऑफ रिलेशन फॉर स्टोरिंग डाटा। इट इज यूज टू क्रिएट, ये इस्तेमाल होता है क्रिएट बनाने के लिए सूटेबल सेट ऑफ रिलेशन, यानी रिलेशन यानी टेबल का एक सेट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है फॉर स्टोरिंग डाटा, डाटा को स्टोर करने के लिए। यानी जो हमने डाटा स्टोर करना होता है वो किस में करना होता है, क्योंकि हमने टेबल में स्टोर करना होता है। तो ये मल्टीपल टेबल हमें मुहैया करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम डाटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो टीचर का डाटा होगा तो वो टीचर वाले टेबल में होगा, स्टूडेंट का होगा तो स्टूडेंट वाले टेबल में होगा, एम्प्लॉय का डाटा तो एम्प्लॉय वाले टेबल में होगा। यानी ये हमें मल्टीपल सेट ऑफ टेबल्स मुहैया करता है जिसमें हम डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। दिस प्रोसेस वर्क्स थ्रू डिफरेंट स्टेज नोन एज नॉर्मल फॉर्म। ये जो प्रोसेस है ये हमारे मुख्तलिफ स्टेज से गुजरता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। बेसिकली हमारे पास पहले ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 टेबल होते हैं, ठीक है। फिर इन 2 या 3 टेबल को आगे वो मजीद डिवाइड करता 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 2 या 3 टेबल से हमारे पास 4 या 5 टेबल हासिल हो जाते हैं, ठीक है। वो कैसे हासिल होते हैं, कैसे बनते हैं, वो हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म्स होती हैं, यानी जिन प्रोसेस से गुजरते हुए हमारे टेबल पहले फर्स्ट हो सकता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमारे 2 टेबल हो, वही टेबल जब हम सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाएं तो वो 3 बन जाए, जब हम थर्ड में लेकर जाएंगे वो 5-6 बन जाए। तो इस सारे प्रोसेस को जिन फॉर्म से गुजरते हैं, एक स्टेज क्या है, यानी पहली स्टेज है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। ये 5 है बेसिकली, इधर हम 3 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट एन एफ, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, 2 NF, 3 थर्ड नॉर्मल फॉर्म, 3 NF, एक्सेट्रा। इसके बाद उसने इसका थोड़ा सा डायग्राम में आपको बताया है कि किस तरह ये हम करते हैं काम। बेसिकली स्टार्ट्स पर आपके ऊपर है, ये कुछ टेबल्स होते हैं, अननॉर्मलाइज रिलेशन होते हैं, कुछ टेबल होते हैं, ठीक है। इसमें हमने करना क्या होता है कि पहला टेबल होते हैं जो अननॉर्मलाइज फॉर्म में होते हैं, तो हमें क्या करने होते हैं? रिमूव रिपीटिंग ग्रुप्स हमने इसमें से रिमूव करने होते हैं, ठीक है। रिपीटिंग ग्रुप्स, ये वो सारी चीज़ें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह बारी बारी। ये जब रिपीटिंग ग्रुप्स हम फॉर एग्जांपल लेट यू नो कि ये आपको पता है कि रिपीटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने फर्स्ट नंबर फॉर्म में आना होता है। उस फर्स्ट नंबर फॉर्म में जब हम आ जाते हैं तो हमने रिमूव पार्शियल डिपेंडेंसी निकालनी होती है। फिर हम सेकंड नंबर फॉर्म में आते हैं तो हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी निकालनी होती है। फिर हम थर्ड नंबर फॉर्म में आते हैं, उसके बाद रिमूविंग अनॉमलीज रिजल्टिंग फ्रॉम फंक्शनल डिपेंडेंसीज। फिर उसके बाद हम थर्ड के बाद हायर नंबर फॉर्म में जाते हैं, जो कि हम इस चैप्टर्स में या इस स्टेज में आपकी क्लास में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आगे वो हर नॉर्मल फॉर्म की डिस्कशन कर रहा है किस तरह ईच नॉर्मल फॉर्म है सर्टेन रिक्वायरमेंट्स और कंडीशन। हर जो नॉर्मल फॉर्म होती है उसकी मखसूस रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। These condition must be fulfilled to bring the database in that particular normal form। ये जो कंडीशंस होती हैं वो किसी भी मखसूस नॉर्मल फॉर्म के लिए लाने के लिए हमें फुलफिल करना पड़ती है। जैसे कि ऊपर उसने बता दिया है
अगर आप चाहते हो कि आपका जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो तो उसमें कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए। अगर वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो तो कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी उसमें नहीं होनी चाहिए। यानी हर नॉर्मल फॉर्म में जाने के लिए आपके पास मखसूस कंडीशन होती हैं और उन कंडीशन का पूरा होना ज़रूरी है अगर आप किसी भी नॉर्मल फॉर्म में जाना चाहते हैं। If a relation satisfies the condition of a normal form, it is said to be that normal form. अगर कोई भी जो टेबल होता है उन कंडीशन पर पूरा पूरा उतर रहा है किसी भी नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन पर, तो हम क्या कहते हैं कि वो वाला टेबल उस नॉर्मल फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि हमारे जो टेबल्स है उसमें रिपीटिंग ग्रुप नहीं है और रिपीटिंग ग्रुप किसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ना होने की रिक्वायरमेंट, यानी ऐसी कौन सी नॉर्मल फॉर्म है जिसमें रिपीटिंग ग्रुप नहीं होनी चाहिए, वो हमारी है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए आपके टेबल में कोई भी रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। ठीक हो गया। अगर उस ऐसे टेबल हैं जिनमें रिपीटिंग ग्रुप नहीं है और वो किस फॉर्म में होंगे, आपके फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होंगे। अच्छा, ये रिपीटिंग ग्रुप सारी कुछ चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं जब हम डिटेल से बारी बारी इनको पढ़ते हैं। द टास्क ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन स्टार्ट विद अननॉर्मलाइज्ड सेट ऑफ रिलेशन, यानी जो डेटाबेस डिज़ाइन का प्रोसेस होता है उसमें जो टेबल्स होते हैं वो अननॉर्मलाइज्ड हालत में होते हैं, यानी उसमें डाटा रिडंडेंसी हो सकती है, डाटा डुप्लीकेशन हो सकती है, प्राइमरी की नहीं डिफाइन की होती, मल्टीपल उसमें एरर हो सकते हैं। तो हम उसको आस्ते आस्ते सेट करते करते सारी नॉर्मल फॉर्म में गुजारते गुजारते हम उसको क्लियर करते हैं। Normalization process identifies and corrects the problem and complexities of database design। ये normalization क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है, शिनाख्त करता है, करेक्ट और ख़त्म करता है प्रॉब्लम जो कि आपके डाटाबेस में होती हैं या कम्प्लेक्सिटीज़ उसमें जो पैचीज़ होती हैं, ठीक है, जो उसमें अपने आपस में इंटरकनेक्शन होते हैं जिनका हमें नहीं पता होता, उनको हमारे सामने जाहिर करता है। इट प्रोड्यूसेस न्यू सेट ऑफ कंसिस्टेंट रिलेशन, ये एक नए कंसिस्टेंट रिलेशन प्रोड्यूस करता है, यानी हमारे पास पहले वाले टेबल नहीं रहते। जब हम पहले नॉर्मल फॉर्म करते हैं, टेबल पर अप्लाई करते हैं तो एक नया टेबल हमें हासिल होता है। हो सकता है पहले इस नॉर्मल फॉर्म में एक टेबल और दूसरे में जाते वो दो दो बन जाए, तो जो नए टेबल बनेंगे वो पहले वाले से बिल्कुल अलग होंगे और कंसिस्टेंट होंगे, मतलब उनमें जो डाटा जो एक टेबल में किसी भी स्टूडेंट का होगा दूसरे में भी वही होगा, ये नहीं कि डाटा चेंज हो। द न्यू डिज़ाइन इज़ एज फ्री ऑफ प्रोसेसिंग प्रॉब्लम एज पॉसिबल। कहते हैं जो न्यू डिज़ाइन होता है वो प्रोसेसिव प्रॉब्लम से उतना फ्री होता है जितना पॉसिबल, यानी जितना हो सकता है हम उसकी प्रोसेसिव प्रॉब्लम से उससे मतलब दूर करते हैं। कोई भी उसमें नामलीज वगैरह नहीं होती, इंसर्शन डिलीशन ये वो, ये प्रोसेसिंग होती है प्रॉब्लम, मतलब इंसर्शन नामली डिलीशन और मॉडिफिकेशन। जब जब हम नॉर्मलाइजेशन करते जाते हैं अपने टेबल्स की तो उनमें जो प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो कम से कम होती जाती हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल डिपेंडेंसी, क्योंकि आपने जो आपकी जो इसमें होती हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से जब आपने सेकंड नॉर्मल फॉर्म में जाना होता है तो आपने डिपेंडेंसी रिमूव करनी होती है। सबसे पहले हम फंक्शनल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम ऐसा ऐसा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ जाते हैं। चलिए, फंक्शनल डिपेंडेंसी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत आसान है, ठीक है। A functional dependency is a relationship between two attributes। बेसिकली फंक्शनल डिपेंडेंसी है क्या, ये आपके दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान क्या है, ये रिलेशनशिप है, ठीक है, ताल्लुक है। It states if the value of one attribute is known, it is possible to obtain the value of another attribute। ये बयान करता है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका किसी एक एट्रीब्यूट की वैल्यू का पता हो तो आप उस वैल्यू से किसी दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये हम देखते हैं कि किस तरह के एग्जाम्पल से। इट मीन्स दैट attribute B is functionally dependent on attribute A if the value of A determines the value of B। वो कहते हैं इसका मतलब ये है कि कोई एट्रीब्यूट B जो है वो किसी एट्रीब्यूट A पर फंक्शनली डिपेंडेंट है, क्योंकि B की वैल्यू जो है वो A से हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मज़ीद आगे जाने से पहले ये देखो, एग्जांपल पहले देखने से फिर हम सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट रिलेशन है विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें ये वाले एट्रीब्यूट्स हैं, तो मैं ड्रा करना चाहूँगा। ये हमारे पास स्टूडेंट टेबल बन जाता है एक, ठीक है, इसमें रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, क्लास है, ये जी रिलेशन है, ठीक है, ये वाला जो है।
इसमें पहला आपका जो कॉलम है उसमें रोल नंबर है। रोल नंबर किस तरह लिखते हैं, और इसमें ही लिखते हैं मेरे ख्याल में रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर को और एन से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट नेम को मैं एस एन से लिख रहा हूँ, स्टूडेंट नेम। क्लास को मैं सी से लिख रहा हूँ और ईमेल को ई से लिख रहा हूँ। ठीक हो गया, ये हमारे पास टेबल है। तो तेरा रिलेशन स्टूडेंट विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, यानी ये जो टेबल है इसका नाम क्या है, स्टूडेंट है। और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कुछ ये हैं, रोल नंबर है एक एट्रीब्यूट, स्टूडेंट नेम है, क्लास है और ईमेल है। A functional dependency in the relation is represented as follows। वो कहता है इस जो टेबल में फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। पहले इसकी मैं एग्जांपल दे लूँ, फिर इंशाल्लाह हम दोबारा से इसकी डेफिनेशन करते हैं। कहता है रोल नंबर डिटरमाइंस स्टूडेंट नेम, या स्टूडेंट, इसको हमने किस तरह पढ़ना है, ये जो चीज़ हमने लिखना है, रोल नंबर डिटरमाइन स्टूडेंट नेम, यानी अगर हमको किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर पता हो तो उससे हम उसका नेम हासिल कर सकते हैं। या अगर हम दूसरी तरफ पढ़ना चाहें तो क्या है, स्टूडेंट नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रोल नंबर, यानी जो स्टूडेंट नेम है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, रोल नंबर पर। ठीक है, रोल नंबर डिटरमाइंस स्टूडेंट्स, या स्टूडेंट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रोल नंबर। The value of student name can be obtained if the value of roll number is known. It means that student is functionally dependent on roll number। वो कहता है अगर आपके पास रोल नंबर की वैल्यू हो, आपको पता हो कि ये रोल नंबर है, रोल नंबर 2 है, तो उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, उस बच्चे का नाम हासिल कर सकते हैं जिसका रोल नंबर 2 है। ठीक है, यानी अगर आपको रोल नंबर की वैल्यू पता है तो आप उसका नेम हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आप उसकी क्लास का पता लगा सकते हैं, उसकी ईमेल का एड्रेस का पता लगा सकते हैं अगर आपको रोल नंबर का पता हो किसी एक क्लास में। ठीक हो गया, ये है जी हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक है, इसको अब मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर लूँगी टेबल टू। अच्छा, अब हम दोबारा जाते हैं जी इसकी डेफिनेशन पर कि ये क्या कह रहा है। अच्छा, फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, ये दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान रिलेशन है, जिस तरह उसने बताया रोल नंबर नेम के दरमियान रिलेशनशिप होता है, जिसमें ये इस चीज़ की स्टेट कर रहा था, बयान कर रहा था कि अगर किसी एक एट्रीब्यूट की वैल्यू हमें पता हो तो हम उसका दूसरी की वैल्यू हासिल कर सकते हैं उस एट्रीब्यूट की मदद से। जैसे कि कोई भी आपकी क्लास का स्टूडेंट है तो उसका मैं कहता हूँ रोल नंबर 2 है मेरे पास, और मुझे रोल नंबर 2 का नेम हासिल करना है, तो मैं रोल नंबर 2 सिंपल इंटर करूंगा तो टेबल से उसका नेम मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो नेम है, नेम किस पर डिपेंड कर रहा है, रोल नंबर पर। तो नेम इज स्टूडेंट नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रोल नंबर। अगर रोल नंबर की वैल्यू हमें मौजूद हो तो हम उससे स्टूडेंट का नेम हासिल कर सकते हैं। अगर हम इसको दूसरी तरफ देखना चाहें तो रोल नंबर डिटरमाइंस मीन रोल नंबर शनाख्त करता है, रोल नंबर हमें बताता है क्या, स्टूडेंट नेम। ठीक है, ओके। It means that attribute B is functionally dependent on attribute A if the value of if the value of A determines the value of B। वो कहता है attribute B जो है वो functionally dependent है on attribute A if A determines the value of B। The functional dependency is written as follows। उसने कहा कि functional dependency हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। अच्छा, अब इसको हमने पढ़ना क्या है, A determines B, या roll number determines student name, और स्टूडेंट नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रोल नंबर। ठीक है, ए डिटरमाइन बी का मतलब ये है कि अगर ए हमारा एट्रीब्यूट रोल नंबर और बी हमारा नेम हो तो इसका मतलब ये है रोल नंबर डिटरमाइन स्टूडेंट नेम, यानी अगर रोल नंबर की हमें वैल्यू पता हो तो उससे हम स्टूडेंट का नेम हासिल कर सकते हैं। और स्टूडेंट नेम इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन रोल नंबर, यानी आपके जो स्टूडेंट का नेम जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, आपके रोल नंबर। जो रोल नंबर होगा वही स्टूडेंट का नेम होगा। ठीक है, मतलब हर स्टूडेंट का रोल नंबर क्योंकि अलहदा होगा तो इसीलिए हर बच्चे का नेम जो है वो अलहदा हो रहा होगा। ठीक है, ओके। द एट्रीब्यूट ऑन लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट एंड एट्रीब्यूट ऑन राइट साइड इज कॉल्ड डिटरमाइंड। जो लेफ्ट साइड पर एट्रीब्यूट है वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। और जो राइट साइड पर एट्रीब्यूट होता है उसको क्या कहते हैं, डिटरमाइंड कहते हैं। ए को डिटर्मिनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिटरमाइन कर रहा होता है, ये शिनाख्तदही कर रहा होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला डिटर्मिनेंट होता है और राइट साइड वाला डिटरमाइंड होता है। डिटर्मिनेंट वैल्यू देने वाला, डिटरमाइंड जो हमें वैल्यू हासिल हो। ठीक है, ओके। उसके बाद हम एग्जाम्पल इसकी मैंने आपको पढ़ा बता दी, दोबारा बता देता हूँ कि सपोज हमारे पास एक रिलेशन है, टेबल है जिसमें एट्रीब्यूट्स रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, क्लास है, ईमेल है,
और एक फंक्शनल डिपेंडेंसी रिलेशन इज प्रेजेंटेड एज फॉलोज। वो कहता है इस रिलेशन में जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो कुछ इस तरह से हम लिखते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो ना, स्टूडेंट नेम से हम क्लास का पता नहीं लगा सकते। अब देखो ना, एक अली जो है, एक जो अली है वो क्लास 10 में पढ़ रहा है, और एक अली जो है वो क्लास 11 में पढ़ रहा है, और एक अली जो है सेकंड ईयर में पढ़ रहा है। तो इस तरह स्टूडेंट नेम से तो हमें नहीं ना पता चलता कि वो कौन सी क्लास में। हाँ, अलबत्ता रोल नंबर से हमें पता चल जाता है कि स्टूडेंट नेम क्या है विद इन क्लास। उसी तरह इसको लिखते हैं रोल नंबर determine student name या student name is functionally dependent on roll number. The value of student name can be obtained if the value of roll number is known. It means that student name is functionally dependent on roll number. वो यही कह रहा है कि स्टूडेंट की जो वैल्यू है स्टूडेंट नेम की वैल्यू हमें पता चल जाती है। अगर हमें रोल नंबर की वैल्यू का पता हो, इसका मतलब ये कि स्टूडेंट जो है फंक्शनली डिपेंडेंट है किस पर, आपके रोल नंबर। फॉर एग्जांपल टू वो दे रहा है, एन एट्रीब्यूट कैन आल्सो बी फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन टू और मोर एट्रीब्यूट्स इंस्टेड ऑफ सिंगल एट्रीब्यूट। कहता है जरूरी नहीं है कि जो एक एट्रीब्यूट है वो किसी, यानी एक एट्रीब्यूट किसी सिंगल एट्रीब्यूट पर डिपेंड कर रहा है, वो दो एट्रीब्यूट्स पर भी डिपेंड कर सकता है। ठीक है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि जब हम सिंगल एट्रीब्यूट की वैल्यू दें तो हमें वैल्यू ना, इधर हमें दो एट्रीब्यूट की वैल्यू पता हो तब हम तीसरी की वैल्यू हासिल कर सके, ये भी हो सकता है। ओके, इसकी एग्जांपल बता रहा है। एक कोर्स नाम का हमारे पास टेबल है। कोर्स यानी जो सब्जेक्ट होते हैं, इसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर है, कोर्स आईडी है, डेट कंप्लीटेड है। यानी हमारे पास इसके एट्रीब्यूट्स कोर्स के टेबल के कौन कौन से हैं? एक रोल नंबर है, कोर्स आईडी है, कोर्स का नंबर क्या है, और डेट कंप्लीटेड का वो कोर्स कंप्लीट होगा। द फंक्शनल डिपेंडेंसी इन रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। कहता है कि इसमें हमें पता अगर करना हो कि कब डेट कंप्लीटेड कौन सी है, तो हमें क्या पता होना चाहिए? एक तो रोल नंबर का पता होना चाहिए और एक कोर्स का भी पता होना चाहिए। हो सकता है रोल नंबर कोर्स, रोल नंबर वन जो है वो 3-4 कोर्स पढ़ रहा हो, तो इसलिए हमें बताना होगा कि रोल नंबर वन के मैथ का कोर्स इस दिन कंप्लीट होगा, रोल नंबर वन के कंप्यूटर का कोर्स इस दिन कंप्लीट होगा। तो इसलिए इसमें हमें दो एट्रीब्यूट्स की वैल्यू का पता होना चाहिए अगर हम डेट कंप्लीटेड की वैल्यू हासिल करना चाहते हैं। द एट्रीब्यूट डेट कंप्लीटेड इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन बोथ स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी। क्योंकि डेट कंप्लीटेड जो है वो फंक्शनली डिपेंडेंट है कोर्स आईडी और रोल नंबर पर। ठीक है, सॉरी इसमें थोड़ा सा, हाँ, स्टूडेंट आईडी इधर इसने लिख दिया हुआ है। स्टूडेंट आईडी बेसिकली आपका रोल नंबर ही होता है। ठीक है, इधर आप रोल नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, द एट्रीब्यूट डेट कंप्लीटेड इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन बोथ स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी। इट कैन बी डिटरमाइंड इफ एंड ओनली इफ रोल नंबर एंड कोर्स आईडी इज आल्सो नोन। इधर जो है वो स्टूडेंट आईडी, इधर आपने लिखना है रोल नंबर। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, इधर आप रोल नंबर लिख लीजिएगा। सही है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ लिखना है आपने। ये जो स्टूडेंट आईडी है इधर आपने लिखना है जनाबे वाला। रोल नंबर मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझसे लिख पाया तो। कुछ इस तरह से, ये जिन्होंने गलती की, ये पता नहीं क्यों गलतियाँ क्यों करते बच्चों वाली। अच्छा, जो स्टूडेंट इसमें अगर हमें किसी भी कोर्स की डेट कंप्लीटेड का पता करना चाहिए कि कब मतलब हमारा कोर्स जो कंप्लीट हुआ था, तो उसके लिए हमें तो एक तो रोल नंबर का पता होना चाहिए और एक कोर्स आईडी। आप तो कह सकते हैं रोल नंबर से भी हम, अब देखो रोल नंबर वन जो है, हमें रोल नंबर वन, अगर हमें से रोल नंबर वन का पता और हमें ये ना पता कि कोर्स कौन सा है, हो सकता है रोल नंबर वन में 3-4 कोर्स पढ़े हो, कंप्यूटर का, फिजिक्स का, मैथ्स का, ये वो। तो इसलिए हमें रोल नंबर के साथ कोर्स आईडी का भी पता होना चाहिए, कोर्स नंबर का भी पता होना चाहिए। बेसिकली जिस तरह स्टूडेंट का नंबर होता है ना, इसी तरह जो मैथ होता है उसका नंबर होता है 506। इस तरह सी एस कंप्यूटर साइंस का कोर्स होता है CS 546। इस तरह ये कोर्स नंबर असाइन किए जाते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई मतलब बहन भाई पढ़ता है ना इस्लामिक कॉलेज ओपन यूनिवर्सिटी में, तो उसमें कोर्स कोड होता है हर बुक का। ठीक है, तो इसी तरह ये जो कोर्स होते हैं जो आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, इनके नंबर होते हैं, साइन किए जाते हैं, तो दिए जाते हैं। ओके, अच्छा जी, उसके बाद हम आगे थोड़ा सा मूव करते हैं। थोड़ा सा गिना वाला, अच्छा आगे ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म शुरू हो गई है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, अच्छा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए मैं लहदा एक लेक्चर बना दूंगा। आज के लिए इतनी काफ़ी, इसको देखें आप अच्छे तरीके से। और इसमें अगर किसी किस्म का भी आपको इशू हो, कोई मसला मसाइल हो, तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतनी काफ़ी है। अच्छा, इसका मैं बताता चलूँ कि ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन काम नहीं आता है। ठीक है, ये आपने एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ही याद करना है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, ये जो जो पढ़ा है अभी तक वो आपने याद कर लें, इसकी डेफिनेशन वगैरह विद एग्जांपल्स। ठीक है, विद उस एग्जांपल नहीं, विद एग्जांपल आपने याद करना है।
ठीक है। तो आज के लिए इतनी काफ़ी है, अपना तैयारी करिए। ओके, टेक केयर।